दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है 22 मार्च 2025 छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है बालोद और वहाँ पर एक कस्बा है दल्ली राजहरा और उसमें एक मानपुर रोड है, हनुमान मंदिर है उस रोड पर। वहाँ पर कुछ लोग देखते हैं कि दो महिलाएं सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ी हुई हैं और उनकी स्कूटी। पहली नज़र में देखने में यही लगता है कि कोई एक्सीडेंट है, जिसमें उनकी टूटी-फूटी स्कूटी और दो महिलाएं खून से लथपथ सड़क के किनारे पड़ी हुई हैं। तो लोग उनको आनन-फानन में उठाते हैं और अस्पताल पहुँचाते हैं और पुलिस को फ़ोन करा जाता है। अस्पताल पहुँचने पर पता चलता है जो उनमें से एक महिला है उसकी मौत हो चुकी है और दूसरी मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रही है। उनकी पहचान करी जाती है। पहचान में पता चलता है कि एक जो महिला है उसका नाम है बरखा बासविक, जो एक स्कूल है वहाँ पर शेरपार हाई स्कूल, उसमें टीचर है। और दूसरी महिला है मथुरा मांडवी। तो इसमें जो ये टीचर थी बरखा, इसकी मृत्यु हो चुकी थी और मथुरा मांडवी बहुत बुरी हालत में अस्पताल में भर्ती हो गई और उनका उपचार शुरू कर दिया जाता है। अब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उनकी जानकारी लेकर फिर उनके परिवार वालों को इसकी सूचना दी जाती है। परिवार वाले अस्पताल पहुँचते हैं और जो बरखा के परिवार वाले होते हैं वो देखकर रोने लगते हैं, और क्योंकि एक जवान मौत थी। और जो मथुरा मांडवी थी उसके परिवार वाले आ जाते हैं। पुलिस रोड एक्सीडेंट का केस अपने थाने में रजिस्टर्ड करती है और वहाँ के जो सीसीटीवी थे उनको चेक करती है किस वाहन ने इनको हिट करा है। लेकिन उसमें कोई जांच में वो सामने नहीं आ पाता, क्योंकि वहाँ पर कोई सीसीटीवी वगैरह उसके आसपास थे नहीं और जो दूर थे उनमें बहुत सारे वाहन आ जा रहे थे। पुलिस एक्सीडेंट का केस दर्ज कर और पोस्टमार्टम का इंतजार करती है, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो चुकी थी बरखा की, उसका पोस्टमार्टम होना था। इसी बीच जो बरखा की बहन होती है प्रियंका डाहर, ये पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर जाकर बताती है कि हमें नहीं लगता है कि हमारी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। हमें इस बात का शक है कि हमारे जीजा ने ही हमारी बहन को मारा है। अब पुलिस ये जान कर चौंक जाती है और उनसे पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जीजा ने ही ऐसा करा है। तो वो बताती हैं कि ये दोनों अलग अलग रहते हैं और इनका आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है और उन्होंने कई बार इनको मारने की धमकी दी है और इनका कोर्ट में मुकदमा डिवोर्स के लिए चल रहा है। अब पुलिस को लगता है कि हर घर में छोटी जो बातें हैं, छोटी या बड़ी, होती रहती हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मुकदमा चल ही रहा है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो, उसमें सब क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम इसकी जांच आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रियंका डाहर को ये सुनकर तसल्ली नहीं होती और वो थाने से सीधा स्कूल पहुंचती है, जिस स्कूल में उसकी बहन पढ़ाया करती थी। स्कूल का नाम जो मैंने आपको बताया शेरपार हाई स्कूल था। वहाँ पर वो जाती है और वहाँ गेट पर जाकर जानकारी प्राप्त करती है कि क्या कोई उनकी बहन के बारे में कुछ पूछ रहा था, कोई बरखा के बारे में कोई जानकारी ले रहा था। तो जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गेट पर, उनसे पता करती है और उसके बाद जो आस-पास जो छोटी-छोटी दुकानें होती हैं, पान वगैरह की, सिगरेट वगैरह की, उनसे जाकर मतलब वो पूरी मेहनत करती है। तो उसको ये पता चलता है कि वो 2 लोग एक बोलेरो गाड़ी से आए थे और वो बरखा के बारे में जानकारी ले रहे थे कि वो किस टाइम आती है और किस टाइम जाती है, किस चीज़ से आती है, कैसे आती है। और जब हमने उल्टा उनसे सवाल करा कि आप ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम उनके रिश्तेदार हैं और हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। मतलब उन्होंने कोई तसल्लीपूर्वक जवाब दिया नहीं और वो ये सारी जानकारी लेकर वहाँ से चले गए। अब प्रियंका के पास अपने जीजा का फ़ोटो होता है, तो वो अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाल कर उनको दिखाती है, क्या वो उनमें से जो 2 आदमी आप बता रहे हो उनमें से कोई ये था? तो उस फ़ोटो को देखकर वो दुकानदार पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, यही वो आदमी था जो टीचर के बारे में जानकारी ले रहा था। अब ये जानकर प्रियंका को क्लियर हो जाता है कि मेरी बहन की हत्या मेरे जीजा ने ही करी है। और उसके बाद वो फिर थाने पहुँचती है और जाकर थाने में सारी बातें बताती है कि मैं स्कूल के गेट पर गई थी और वहाँ पर दुकानदारों ने और जो गार्ड हैं, चौकीदार हैं, उन्होंने बताया था कि यही लोग थे और बोलेरो गाड़ी से उन्होंने मेरी बहन की हत्या की है। अब पुलिस कहती है ठीक है। अब ये सारी जानकारी लेने के बाद, लेकिन पुलिस को बस यही कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, उससे चीज़ें और भी सामने आएँगी। तो ख़ैर अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसके अंदर 1-2 चीज़ चौंकाने वाली होती हैं, क्योंकि वाक़ई में वो एक्सीडेंट था और ज़ाहिर-सी बात है, अगर अ, कोई भी बड़ी गाड़ी टू व्हीलर को हिट करेगी, तो वो किधर की दिशा में जाएँगे और उनको क्या-क्या चोटें लगेंगी,
क्योंकि इसमें कोई कंफर्म नहीं हो सकता कि एक्सीडेंट में क्या क्या चोट लग सकती है, कि कोई पत्थर पड़ा हो वो भी लगेगा, कोई लोहे की रॉड या सरिया वगैरह हो वो भी अंदर बॉडी के अंदर चला जाएगा। मतलब किसी भी तरीके की उसमें चोट लग सकती है। लेकिन उसके अंदर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था, जो बरखा थी उसकी पीठ पर जैसे पुलिस डंडे से पिटाई करती है किसी की, तो एक डंडे का जो निशान है कमर के ऊपर एक अलग तरह का ही होता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। तो इस तरीके के 2-3 निशान उसकी कमर पर थे और 2-3 रॉड उसके सर पर किसी ने मारी थी। तो एक्सीडेंट के अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन सीधे डंडे के निशान ये एक्सीडेंट की चोट में नहीं होते। ये चीज़ डॉक्टर साहब इसको डिक्लेयर करते हैं कि ये किसी ने उसको मारे ही है, और ये जब लगे हैं जब वो जिंदा थी। अब यहाँ से ये केस सीधा मर्डर की तरफ जाता है। अब जो पुलिस ने एक्सीडेंट का अपने यहाँ एफआईआर लिखी थी उसको मर्डर में कन्वर्ट करती है। अब क्योंकि जो जो मरने वाली की बहन है प्रियंका डार, उसका सीधा शक अपने जीजा पर है, और जाहिर सी बात है एक तरीके से नाम दर्ज रिपोर्ट हो गई है। तो अब पुलिस जो जीजा का नंबर लेती है प्रियंका डाहर से और उनके सीडीआर निकलवाती है और चेक करती है कि उसकी उस टाइम करंट लोकेशन कहाँ थी। लेकिन वहाँ फिर पुलिस चौंकती है और देखती है कि जो मौका वारदात है वहाँ पर उसका जीजा नहीं था। अब ये देखकर पुलिस फिर डेड एंड पर एक तरीके से आ गई, क्योंकि जिस पर शक जताया जा रहा है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये हत्या उसने करी है, और किसी सीसीटीवी फुटेज में वो आ नहीं रहा है। बस एक ये सबूत है कि वो गेट के आगे पूछताछ कर रहा था। तो ये सारी चीज़ पुलिस देखती है, और उसके बाद फिर उसकी सीडीआर को और थोड़ा तसल्ली से दूसरे अधिकारी खंगालते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक चीज़ को अगर हमने देखा है तो उस चीज़ को हम नोटिस नहीं करेंगे, दूसरा बंदा उस चीज़ को नोटिस कर लेगा। अब जो दूसरा बंदा उसको देखता है तो उसको एक हैरान कर देने वाली चीज़ उसके नज़रों के सामने से गुजरती है। वो ये थी कि जो प्रियंका डाहर का पति था, पति का नाम था शीशपाल। प्रियंका डाहर का पति नहीं, उसका जीजा था, जो बरखा का पति था और प्रियंका डाहर का जीजा था। तो उसका नाम था शीशपाल पासनिक, और वो भिलाई में इलेक्ट्रिक इंजीनियर था, और इनके 2 बच्चे थे। तो वो 2 मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था। तो पुलिस देखती है कि जो उसका सीडीआर है मौका वारदात का नहीं है, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन जब एक आदमी 2 फ़ोन रखेगा तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों का जो टावर लोकेशन होगा एक ही जगह का होगा, जहाँ पर भी जाएगा तो एक ही जगह का होगा। लेकिन उसके अंदर पुलिस ये देखती है कि दोनों मोबाइल का जो लोकेशन है वो अलग-अलग है दुर्ग के अंदर, छत्तीसगढ़ में जगह है दुर्ग के अंदर, लेकिन लोकेशन अलग-अलग है दोनों फ़ोन की। एक फ़ोन कहीं दूसरे टावर के लोकेशन में, दूसरा फ़ोन दूसरे में है। अब ये चीज़ पुलिस के लिए बहुत थी, क्योंकि एक आदमी के जेब में 2 फ़ोन है तो एक ही लोकेशन होनी चाहिए थी। ये देखकर पुलिस शीशपाल पासनिक को उठा लेती है और उससे थाने लाया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ करी जाती है, जिसमें वो कहता है कि जी देखो, ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं मौका वारदात पर मेरी लोकेशन भी नहीं है, ना ही मैं किसी सीसीटीवी फुटेज में हूँ। और रही फ़ोटो दिखाने की बात, हो सकता है उनको दुकानदारों को धोखा लगा हो, गार्ड को धोखा लगा हो, कोई मेरे जैसा दिखने वाला हो। लेकिन पुलिस का जब उससे ये सवाल होता है कि तेरे 2 फ़ोन अलग-अलग जगह पे कैसे हैं? इस बात का वो जवाब नहीं दे पाता। यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं वो फँस गया, क्योंकि कोई भी फ़ोन है एक साथ होने चाहिए। अब तुम 2 फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उससे पहले के सारी सीडीआर निकाली जाती हैं, 1 महीना पहले की, 2 महीने पहले, तो हमेशा फ़ोन साथ-साथ है और फ़ोन दोनों चालू है। या तो ये हो सकता है कि एक फ़ोन ख़राब हो गया है तो चलो किसी दुकानदार के पास है, लेकिन फ़ोन भी चालू है, उन पे कॉल आई भी है और गई भी है उस दिन। तो यहाँ पर वो टूट जाता है, और जब पुलिस अपने तरीके से उसकी एक तरीके से उसको पिटाई करती है, तो उसको पता चलता है वो अपनी कि मेरे दोनों टावर अलग थे और यही मुझसे गलती हुई है। तो वो पुलिस को एक कहानी सुनाता है और वो बताता है कि मैंने ये जो मर्डर की प्लानिंग थी बहुत पहले से करी थी, और करीब मैंने 150 क्राइम स्टोरी या क्राइम पेट्रोल या जो हॉलीवुड मूवी हैं, बॉलीवुड मूवी हैं, हर तरीके से मैं ये देख रहा था कि पुलिस मर्डर का जो केस होता है उसको सॉल्व कैसे करती है, और वो किस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है अपनी पत्नी को मारने से पहले। तो उसमें सबसे पहले उसने क्राइम स्टोरी में यही देखा कि सबसे पहले पुलिस मोबाइल को ही देखती है। तो उसने क्या करा, जो अपना उसका स्टाफ था, जो जो भिलाई में वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर की पोस्ट पे था, वहाँ पर एक लड़का था राहुल और एक ड्राइवर था। उसने अपने दोनों फ़ोन एक ड्राइवर को दे दिया और एक राहुल को दे दिया कि इन फ़ोनों को ले तुम अपने पास रखोगे, क्योंकि जो वारदात 22 मार्च को हुई थी 2025 में, तो उन्होंने 21 मार्च को ही वो दोनों फ़ोन
दो अलग अलग आदमियों को दे दिए और उनको कुछ नंबर भी दिए कि कल को तुम इन नंबरों पे मेरे दूसरे दोस्त हैं उनसे कुछ बात कर लेना, भले ही तुम 30 सेकंड की करना, कुछ भी बात करना, जो पुलिस को सीडीआर में ये लगे कि मोबाइल के साथ मैं भी हूँ। नहीं तो कई बार ये हो जाता है कि मोबाइल दूसरी तरफ है लेकिन इनकमिंग और आउटगोइंग तो कुछ आई नहीं है या मैंने रिसीव नहीं करी है, तो उससे भी मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इससे अच्छा ही उसका उसने तोड़ यही निकाला कि तुम बात करना, और जब जब बात होगी तो फिर उससे क्लियर हो जाएगा पुलिस को कि फ़ोन, जहाँ पर फ़ोन है वहीं पर मैं भी हूँ, तो वहाँ पर मैं बच जाऊँगा। दूसरा उसने सीसीटीवी फुटेज देखा कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है, तो उसने जगह वो चुनी जहाँ पर सीसीटीवी लगे ही ना हो। तो उसके बाद फिर दूसरी उसकी ये थी, तैयारी ये थी कि हत्या खुद नहीं करनी है, इसमें सुपारी किलर को किसी को लेना है, क्योंकि अपने से ऐसा हो सकता है कि मारते टाइम कहीं मेरे हाथ ना काँपने लगे या मुझसे हत्या ना हो पाए। तो वो क्या करता है, एक सुपारी किलर को हायर करता है उसके लिए। तो 3-4 चीज़ें, एक तो मोबाइल लोकेशन का ध्यान रखता है, दूसरा सीसीटीवी का रखता है, तीसरा फिर सुपारी किलर को लेता है, और फिर उसकी रेकी पूरी तरीके से करता है, किस टाइम वो आती है, जाती है। तो अब वो जो कहानी सामने आती है, ये पूरी कहानी ये थी कि उसकी अपनी पत्नी से बन नहीं रही थी। दोनों में वाद-विवाद होता था, डिवोर्स का अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि जब तक डिवोर्स नहीं होगा और या तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, या फिर पत्नी जब तक मरेगी नहीं तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो वो डिवोर्स का जो केस है वो पता नहीं कब तक चलेगा, और फिर उसके अंदर जो एनी-मनी है वो भी पता नहीं कितनी बन जाए, और जो दहेज का है वो भी पता नहीं कितना बन जाए, मगर एक तरीके से एक मोटी रकम उसको बरखा को देनी पड़ेगी। तो उसको लगा कि पैसे उसको ना दे के थोड़ा-सा खर्चा सुपारी किलर पे करते हैं, जब वो उसकी हत्या हो जाएगी, जब वो मर ही जाएगी तो फिर मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और मेरा दूसरी शादी का मेरा पूरी तरीके से रास्ता भी खुल जाएगा। तो यहाँ पर वो प्लानिंग करनी शुरू कर देता है। अब उसके लिए वो तैयारी करनी, सबसे पहले उसकी तैयारी यही होती है, जो क्राइम पेट्रोल है या क्राइम स्टोरीज़ हैं या जो क्राइम फ़िल्म है, एक्शन थ्रिलर, उन सबको देखता है, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें पूरी वो लिखता है, सब चीज़ देखता है। अब उसको एक्शन का टाइम आ जाता है, वो उसको काम शुरू करता है। तो सबसे पहले वो सुपारी किलर को ढूँढता है, तो उसको एक लड़का मिलता है, क़य्युमुद्दीन। 60,000 में सुपारी की उससे बात होती है, कुछ एडवांस और कुछ काम होने के बाद में। तो इसके पास क़य्युमुद्दीन की उम्र होती है 24 साल, और मतलब 24 साल की उम्र में ही एक तरीके से वो सुपारी किलर बन चुका था। तो उसके पास एक गाड़ी होती है बोलेरो। तो दोनों की प्लानिंग ये होती है कि हमें उसको बोलेरो से एक्सीडेंट में करना है। तो वो पहले उसके स्कूल के पास जाते हैं, शेरपार हाई स्कूल के पास जाते हैं, और वहाँ पर जाकर पता करते हैं कि वो किस टाइम निकलती है। तो पता चलता है कि 4:15 बजे के करीब स्कूल की छुट्टी होती है और वो स्कूटी से जाती है। अब वो ये जानने के बाद उन्हें कन्फर्म हो गया कि पौने 4 बजे वो यहाँ से निकलेगी, तो वो रास्ते में ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर सीसीटीवी ना हो, और वहाँ पर जाकर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अब उसका जो बरखा का रोज़ का रूटीन था, वो 4:15 बजे स्कूटी पर निकलती है। इतने में क्या होता है कि एक दूसरी लेडीज़ होती है, ये मथुरा मांडवी, ये कहती है कि तुम मुझे भी छोड़ देना। अब वो एक तरीके से उसके नसीब में मुसीबत थी या एक्सीडेंट था, वो मतलब एक खामा-खा में उसकी चपेट में आ जाती है। अब वो स्कूटी पर बैठती है और वो दोनों बात करती हुई गाड़ी से अपनी स्कूटी से जा रही थी। तो रास्ते में बोलेरो लेकर वो इंतज़ार कर रहे हैं, जो शीशपाल है और क़य्युमुद्दीन। और जैसे ही वो स्कूटी से उनको ओवरटेक करती है, और उसके बाद वो पूरी स्पीड से अपनी बोलेरो को भगाते हैं और पूरा एक्सीलेटर दबाकर और पूरी ताकत से स्कूटी में टक्कर पीछे से मार देते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो स्कूटी चला रही है वो आगे देख रही है उसको, और पीछे वाले के लिए उसने साइड छोड़ी हुई है, तो उसको ये तो है नहीं कि वो मुझे टक्कर मारेगा। तो वो तो नॉर्मली अपना साइड छोड़कर चल रही है। अब पीछे से इतनी भयानक टक्कर लगती है कि दोनों, जो मथुरा मांडवी है वो अलग दिशा में जाती है, और जो बरखा है वो अलग दिशा में जाती है, और जो स्कूटी है वो घिसती हुई सड़क पर जाती है। अब वो स्कूटी रोकते हैं और वहाँ थोड़ा सुनसान था, तो कोई गाड़ी आ जा नहीं रही थी, और वो नफ़रत इतनी थी शिशपाल को, उसको ये देखना था कि वो कहीं ऐसा ना हो बच जाए। वो एक रॉड निकालता है जो उसने पहले से गाड़ी के अंदर रखी हुई थी, और वो मथुरा मांडवी की तरफ को देखते नहीं, सीधा बरखा अ, बरखा बासविक की तरफ जाते हैं, और जाने के बाद वो देखते हैं वो दर्द से कराह रही है और उसको ब्लड निकल रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, इतनी तेज़ी से अगर हिट हुआ है, तो वो अपने पति को देखती है, तो उसकी जान में जान आती है कि शायद ये मुझे उठाकर अस्पताल में लेकर जाएँगे। लेकिन वो हाथ में रॉड देखती है और उसकी हालत वैसी बेसुध होती है, तो वो 2 रॉड उसकी कमर में बहुत खींचकर लोहे की रॉड मारता है, और उसको लगता है ये अभी भी नहीं मरी।
तो फिर वो सीधे सिर में उसके लोहे की रॉड से वार करता है, जिससे उसका सिर फट जाता है और वो ऑन द स्पॉट एक तरीके से मौका वारदात पर ही वो अपना प्राण त्याग देती है। दूसरा वो देखते हैं जो मथुरा मांडवी थी वो दूसरी तरफ औंधे मुँह पड़ी हुई है, तो वो उसको ऐसे ही छोड़कर अपना बिलोर में बैठते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इसे अपनी पत्नी के मर्डर को अंजाम दिया। और जो उसकी मेहनत थी ये 150 फिल्में देखने की या क्राइम स्टोरी देखने की, ये सारी उसकी एक इस चूक से कि दोनों मोबाइल के लोकेशन अलग अलग थे, इसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। लेकिन कहानी जो भी थी, आपस का वाद विवाद था, वो डिवोर्स होकर उनका सुलझ सकता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ उनके 2 बच्चों का हुआ, क्योंकि उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और जो बहुत छोटे थे, माइनर थे। अब क्योंकि बच्चे हमेशा माँ के साथ रहते थे और माँ की जो है मृत्यु होगी, और बाप उनसे नफरत करता था, तो वैसे भी अपने साथ नहीं रख सकता था, और अब तो उस पर मर्डर केस लग गया हो तो जेल में जाएगा। तो 2 बच्चे एक तरीके से उनका जो भविष्य है वो खराब हो गया। और कभी भी जो डिवोर्स होती है या पति पत्नी में कुछ भी वाद विवाद होता है, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का ही होता है। और यहाँ तो बच्चों के अभी बच्चे छोटे हैं और दोनों के ही एक तरीके से ना माँ रहा ना बाप रहे। तो ये इसका एक दुख भरा अंत था इस कहानी का। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव और सवाल जो भी हैं कमेंट में ज़रूर दें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।